सालवी साहब, आप ऐसे समय आए हैं जब पूरे प्रदेश में और हमारे अंचल में बिजली का बिल लोगों को बहुत झटका दे रहा है। तो ये झटका क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है? बिजली के बिल के लिए आपने फरमाया, तो अभी इन दिनों में समस्या हैं, तो शिकायतें आ रही है और बिल्कुल सही है आपका कहना और लोगों का कहना भी। उसमें तीन चार चीज़ें एक साथ जुड़ गई है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे जो लॉकडाउन जैसे ही लागू हुआ, तो उसमें 2 महीने तक उपभोक्ता के घर घर जाके मीटर रीडिंग लेने का जो था वो स्थगित हो गया। तो मीटर की रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग ले नहीं पाए। तो उसके लिए फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पिछले 4 महीनों का एवरेज कंजम्पशन से उनके बिल बनाए गए थे। तो उसमें जैसे हम जानते हैं कि सर्दियों के समय में कंजम्पशन कम होता है और गर्मियों में ज़्यादा होता है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में कंजम्पशन ज़्यादा था और जो बिल जनरेट किए गए वो कम यूनिट के थे, तो वो पेंडिंग रह गए। दूसरा क्या है कि बिल जनरेट हुए लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो एक्चुअल में बिल उपभोक्ता के पास पहुँचे ही नहीं। और कम बिल के जनरेट हुए पहली बात तो, और वो पहुँचे, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं, वितरण ही नहीं हुए, तो वो जमा नहीं करा पाए। अब जुलाई में जाके पिछले 3 या 4 महीनों के एक साथ कंजम्पशन, वास्तविक जब रीडिंग ली घर घर जाके, तो एक साथ रीडिंग 4 महीने की आई, तो वो काफ़ी ज़्यादा आ गई और इसलिए वो लोगों को ज़्यादा लग रहा है। पहला रीज़न तो ये था। और दूसरा कारण ये था कि जो हमारे RERC जो टेरिफ तय करती है, दर, विद्युत दर तय करती है, तो उन्होंने जो फ्यूल सरचार्ज करके एक हमारा टेरिफ का ही पार्ट है, तो वो मार्च से पहले उसकी परमिशन की, तो वो जो एरियर था पुराना, वो इस पीरियड में जुड़ गया। प्लस करंट में भी जो रेट बढ़ी थी फ्यूल सरचार्ज की, वो जुड़ गई। इसके अलावा चौथा रीजन जो है, टेरिफ RERC द्वारा जो टेरिफ बढ़ोतरी हुई थी, बिजली की दर की जो बढ़ोतरी हुई, वो भी बढ़े हुए दर से आ गए। तो मोटे मोटे 4 कारण हो गए। इसलिए वो लोगों को पुराने बिलों से अगर कंपेयर करते हैं तो वो एकदम ज़्यादा बिल दिखता है और उसके लिए फिर वो इंक्वायरी करते हैं। और ये है, बाकी हम उसको लोगों को समझाने और उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए रेगुलर कैंप भी कर रहे हैं। हर एक सब डिवीजन में लगभग 2-2 बार कैंप किए हैं और उनको जो भी कार्यालय में आते हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, पूरा उसके खाते से, रिकॉर्ड से दिखा के, और उनको ताकि वो संतुष्ट होवे। और सालवी जी, यहाँ पर एक चीज़ और थी कि कई लोगों के जिन्होंने, आपने कहा कि जो बिल नहीं जमा करा पाए थे, तो कुछ लोगों ने अप्रैल में या जो भी पिछला बिल आया था वो जमा भी कराया। इसके बावजूद कई लोगों के इस बार ज़्यादा बिल आए। तो जिन लोगों ने बिल जमा कराए थे उसके बाद भी उनका बिल इतना ज़्यादा कैसे आया? हाँ, उसमें आपका कहना सही है। जो गवर्नमेंट ने और विभाग ने डिक्लेयर किया था कि कृषि कनेक्शन में, कृषि और एग्रीकल्चर कनेक्शन में 5% बिल अगर जमा अप्रैल, मई, जून में जमा करा देंगे तो उसमें छूट मिलेगी 5% तक। और दूसरे जो श्रेणी के कनेक्शन हैं, घरेलू, इंडस्ट्रियल वगैरह, उसमें भी 1% की छूट का प्रावधान दिया गया था। और दूसरा प्रावधान ये किया गया था कि भाई इन 3 महीनों में अगर बिल जमा नहीं करा पाते हैं तो भी कनेक्शन नहीं काटेंगे। तो दोनों चीज़ों की विभाग द्वारा बाकायदा पालना की गई है। उनके कनेक्शन भी जून तक, इवन जुलाई में भी नहीं काटे हैं, नहीं के बराबर कटे हैं, तो कनेक्शन नहीं काटे गए और वो छूट भी दी गई है। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि जो उनके फ्यूल सरचार्ज का एरियर और टेरिफ और ये सारी चीज़ें आ गई, तो वो जो छूट थी 2%, 5%, 1%, वो उसमें एडजस्ट होके आ गया बिल में। जो बड़ा वो भी एरियर उसमें जुड़ गया, और वो जो छूट मिली, किसी ने जमा करा दिया था और छूट मिली, वो भी एडजस्ट होके, और वो तो उसमें उनको बिल में सीधा शो नहीं हो रहा था, दिख नहीं रहा था। लेकिन कार्यालय में जाके संपर्क किया और जैसे ही ये जानकारी हुई तो मैंने भी बिलों में उनमें देखा लोगों के, तो उसमें छूट जो प्रावधान अनुसार दी गई है। सालवी जी, जो बिल में कुछ दिक्कतें, कुछ लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी आई हैं, यानी किसी का बहुत बढ़ा हुआ, किसी गरीब आदमी का 10,000 का बिल आ गया, और बहुत सारे लोगों के पास, आप देखिए कि इस वक्त रोज़गार भी नहीं है। और कहीं तो ऐसे किस्से भी ध्यान में आया जहाँ किसी के पास 1 लाख का बिल आ गया, 2 लाख का बिल आ गया। इस तरह के एरर्स भी बहुत हुए हैं। बताएं कि इन समस्याओं को लेकर क्या कर रहे हैं और उपभोक्ता क्या करे।
इसमें जो ज़्यादा बिल आ गए 1,50,000 जो आप फरमा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी के 2,000 3,000 बिल आ रहा है उसका एकदम 50,000 या 1,00,000 आ गया। वो डिपेंड करता है कि उनका जो कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उसके अनुसार है। तो पिछले 4 महीनों के बिल जैसे मैंने बताया कि एक साथ रीडिंग आ गई थी, और टेरिफ हाइक हुई, तो अपन ये मान सकते हैं मोटे रूप से किसी के 2,000 का बिल आ रहा है तो वो 4 महीने का इकट्ठा हो गया 4,000 हो गया, प्लस टेरिफ हाइक हुई और बढ़ी विद्युत दर बढ़ी और फ्यूल सरचार्ज का एरियर आया, तो वो मिला के वो दुगुने से थोड़ा ज़्यादा बिल आया है। अब 50,000 1,00,000 या 1,50,000 जिनके हैं, तो जिनके कंजम्पशन पैटर्न ज़्यादा है, किसी के मान लो बाई मंथली 50,000 आ रहा है, तो उनके निश्चित तौर पे 1,00,000 से ज़्यादा आएगा। जिनका मंथली 1,00,000 है तो 4 महीनों का इकट्ठा 4,00,000 आएगा, तो वो इकट्ठा बिल दिखने में दिखता है और वो हाईलाइट होता है, इसलिए वो ऐसा लगता है। बाकी उसके बावजूद भी उपभोक्ता कार्यालय में आ रहे हैं, तो उनको बाकायदा उनके अकाउंट से लेजर से पूरा हिसाब बता के उनको हेड वाइज उनको बताया जाता है। और कहीं त्रुटि भी अगर रह जाती विभाग की रीडिंग लेने में या पोस्टिंग में किसी भी तरह के, तो उनको रेगुलर प्रोसेस है, उसमें रेगुलर सुधार किया जाता है। कैंप भी लगा रहे हैं हम उपखंड स्तर पे, तो रेगुलर उसमें सुधार कर रहे हैं। त्रुटि अगर है तो किस स्तर पर उसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों में भय होता है कि मेरा 6,000 या 10,000 या 12,000 बिल आया है, ये तो मुझे एक बार जमा करवाना ही है, नहीं तो बिजली कट जाएगी, उसके बाद विभाग देखेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक बात तो ये, और दूसरा, अगर त्रुटि हो ही गई तो उसे किस स्तर पर उपभोक्ता जाकर सुधरवा सकता है? पहला तो बिंदु कनेक्शन कट जाएगा तो जो जो ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा जो आई है कोरोना की, तो वो सभी को, सरकार को और विभाग को और सभी उससे जूझ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अप्रैल से लेके अभी तक कनेक्शन नहीं काट रहे हैं, और अब छूट फूट कहीं काटने शुरू किए हैं, तो वो भी इंडस्ट्री या बड़े 1,00,000 से ऊपर या उसमें भी बात करके न, जो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो भी स्वीकार कर रहे हैं सभी उपखंड पे और सभी स्तर पे मीटिंगों में, और यही निर्देश दे रहे हैं कि भाई कनेक्शन लोगों को असुविधा नहीं होए, उसके लिए कनेक्शन काटने पे जोर नहीं दें, बल्कि उसकी हैसियत के अनुसार जितना भी जमा करा सकता है तो किस्तों में भी जमा ले रहे हैं और कनेक्शन नहीं काट रहे हैं। तो वो उसमें सहूलियत दे रहे हैं, कहने का मतलब लोगों को। और जो त्रुटियां हैं उसको भी उपखंड, हमारा जो कंज्यूमर का अकाउंट होता है उपखंड स्तर पे होता है, सहायक अभियंता कार्यालय लेवल पे, तो वो सुधार अकाउंट सारा सहायक अभियंता लेवल पे रहता है, तो सुधार भी सहायक अभियंता कार्यालय से ही होता है। और उसमें जिस लेवल की क्लरिकल मिस्टेक है तो रिकॉर्ड देख के वहीं हाथों हाथ सुधार हो जाता है। अगर मौके पे रीडिंग कम या ज़्यादा है तो वो हमारा लाइनमैन JN वगैरह होते हैं, तो वो उनके थ्रू वेरीफाई करा के मंगा लेते हैं और उपभोक्ता का सुधार करके और बिल संशोधित बिल देते हैं। तो रेगुलर प्रोसेस है ये। तो वो मैं कुल मिला के तो जो ज़्यादा बिल आ गया इकट्ठा सारा, वो 3-4 कारण थे। वही शिकायत है, गलत बिल का कम शिकायतें हैं, लेकिन उपभोक्ता को क्योंकि उसको एकदम भार पड़ता है और इतना ज़्यादा दिखता है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है कि सब गलत बिल आ गए, ज़्यादा आ गए। इस तरह से हम रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको सुधार करें या संतुष्ट करें, इंस्टॉलमेंट में जमा करावें, किसी तरह से ज़्यादा परेशान नहीं होवें, ये पूरी हम उनको सुविधा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट, सालवी साहब आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। फ़र्ज़ कीजिए किसी गरीब आदमी के पास बड़ा बिल आ गया और उसकी आर्थिक हैसियत उसको जमा कराने की नहीं है, तो क्या इंस्टॉलमेंट में भी वो जमा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, वो रूटीन में तो जनरली क्योंकि गवर्नमेंट का राजस्व का एक प्रेशर रहता है, इसलिए उसमें अवॉइड करते हैं कि भाई आप पार्ट पेमेंट करने तो मंथली जो आपका रेवेन्यू है वो अटक जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में पिछले 4-5 महीने से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, सभी लोगों के नौकरियां चली गई या जा नहीं पा रहे हैं, बाहर जो काम करते थे वो भी लेबर क्लास मीडियम वर्ग सारा वो इस तरह से परेशान हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जिसके पास जितना भी है इंस्टॉलमेंट में अलाउ कर रहे हैं, और नहीं भी है अगर कोई भरोसा दिलाता है कोई 15 दिन, महीने 2 महीने में किस्त में जमा कराऊंगा, तुरंत नहीं है लेकिन आने वाले समय में भी जमा कराने के लिए वो आश्वासन देता है, तो उसको भी अलाउ कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं हम।
पूरा यानी ध्यान रख रहे हैं और पूरी मदद कर रहे हैं। ये विभाग का एक मानवीय चेहरा है। जी जी सर। और बातें करेंगे रूबरू में। हमारे बीच हैं एनएल साल्वी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता। साल्वी जी, थोड़ी सी बातें करें त्रुटि की। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी उपभोक्ता के पास वास्तव में त्रुटि से, जैसे उसका 500 बिल आता था और 5000 आ गया, या किसी का 5000 आता था और 25000 आ गया, या बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। और बहुत से मामलों में ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि जब मीटर रीडिंग के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं पहुंचा और हमारी कोई भी एवरेज या कुछ भी मीटर रीडिंग शो कर दी गई। इन दोनों संभावनाओं में जहां त्रुटियों की गुंजाइश है और जहां त्रुटि वास्तव में है, ऐसे में उपभोक्ता क्या करे और आप उसकी कैसे मदद करेंगे? जहाँ तक त्रुटि का प्रश्न है, तो हम जो एनर्जी बिल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें कंजम्पशन मंथ वाइज उसमें पूरा रिकॉर्ड 14 महीने का, 12 महीने का, तो रिकॉर्ड उसमें कॉलम जो पुराने कंजम्पशन ऊपर महीने का नाम लिखा होता है और नीचे कंजम्पशन लिखा हुआ होता है, तो वो 12 महीने का रिकॉर्ड मिल जाता है और करंट कंजम्पशन और उसका पेमेंट भी शो होता है बिल में। तो एक बार तो उपभोक्ता स्वयं भी उसको वेरीफाई कर सकता है कि जो पिछले बिल का गत पठन क्या था, वर्तमान पठन क्या था। तो पिछले मतलब 14 महीने का उसको बिल में ही हिसाब दिख जाता है। बाई मंथली जो उपभोक्ता हैं उनके बिलिंग होती है उनका, तो उसमें भी देख के मिलान कर सकते हैं कि वो उसमें इतना था या इतना जमा हुआ और ये कहाँ से, तो खुद भी उसको असेसमेंट कर सकता है, त्रुटि निकाल के और बता सकते हैं कार्यालय में जाके कि सब ये यहाँ गलती हुई है। इसके अलावा रीडिंग में गलती है तो बिल जैसे ही आता है, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर हैं तो उसमें महीना पूरा होने के बाद में जो 31 तारीख महीने के लास्ट तारीख में जो रीडिंग थी वो बाद में भी 30 दिन तक उसमें दिखती है। KWH जो होता है, तो वो कितने यूनिट, कितने गत पठन, वर्तमान पठन और गत पठन, तो एक महीने के लास्ट तारीख में क्या पठन था, तो वो बटन पे उसमें करंट वगैरह कुछ नहीं आता, ऊपर बटन दिखता है, उस बटन को दबाने पे खुद भी रीडिंग दिख जाती है। तो उपभोक्ता खुद भी मीटर में वर्तमान पठन क्या दे रखा है, लिख रखा है और हमारा मीटर क्या बोल रहा है। तो 15 दिन पहले मीटर रीडिंग ली गई है तो वो 15 दिन बाद का थोड़ा उससे जो रीडिंग लिखी है बिल में उससे थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। अगर बढ़ा हुआ नहीं है, उसके बराबर है या कम है, तो वो खुद ही जज हो जाता है कि भाई ये अनुमानित लिखी या त्रुटिपूर्ण है। तो वो खुद भी इस तरह से गलतियां पकड़ सकते हैं और कार्यालय में जाके सुधार के लिए वो बता सकते हैं, तो वेरीफाई करके उसका सुधार होता है। यानी सहायक अभियंता के कार्यालय में जाएं और जो भी त्रुटि हो बताएं तो संशोधित हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और ये सहायक अभियंता किस इलाके में कौन सा है, इसका पता कैसे चलेगा? उसका भी बिल के ऊपर सहायक अभियंता के उसके टेलीफोन नंबर और उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। और जनरली उपभोक्ता सहायक अभियंता कार्यालय में ही उनका अकाउंट होता है, बिल जमा करने जाते हैं। तो लगभग सभी को, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया का एक ही सहायक अभियंता लगता है, तो इसलिए उनको सभी को लगभग ध्यान होता है और बिल के ऊपर भी प्रिंट, हर बिल में ऊपर प्रिंट रहता है एड्रेस। साल्वी जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी सुविधाओं की। लाइनमैन को लेकर बहुत दिक्कतें रहती है, ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल में या कस्बाई अंचल में देखा गया है कि वहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट्स भी होते हैं, लंबी सारी लाइंस होती हैं। कई दफ़े हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं तार टकरा गए हो, कोई दूसरी दिक्कत हो, और लाइनमैन को हो सकता है पूरे इलाके में एक ही लाइनमैन हो, वो कहाँ कहाँ जाएगा। और बहुत बार देखा गया है कि वो फ़ोन स्विच ऑफ कर बैठ जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ग्रामीण एरिया में लंबी लंबी लाइनें होने के कारण उसका जो ट्रिपिंग और व्यवधान का जो पीरियड है वो भी इंटरप्शन है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए रेगुलर पिछले 7-8 सालों में 33 kV GSS का निर्माण किया गया है। और उसमें पहले हम जो निर्माण की स्वीकृति मिलती थी उसमें टेक्निकली कितना उसमें होना चाहिए वो टेक्निकली डाटा देखने के बाद में परमिशन मिलती थी। लेकिन 2010-11 में गवर्नमेंट द्वारा ये महसूस किया गया था कि भाई ग्रामीण एरिया, विशेषकर उदयपुर संभाग जैसे एरिया में लोड कम होता है और लाइनें लंबी ज़्यादा होती है, दूर दूर मकान होते हैं, तो लोड के हिसाब से 33 kV GSS जस्टिफाइड नहीं होते हैं और लाइनें लंबी होती हैं, जंगल है, पहाड़ी एरिया है, तो उसके कारण लाइन फॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको ट्रेस करना भी मशीन से ट्रेस नहीं होता है, मैनुअली आदमी खंभों लाइन के नीचे पैदल चल के ट्रेस करता है तो टाइम लग जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए
डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना चालू करी थी। उसमें ये रखा था कि लगभग 3 गांवों के बीच में एक जीएसएस बन जाए। तो वो टेक्निकल डाटा नहीं देख के वो गांवों का क्राइटेरिया कर दिया। उसकी वजह से विभाग में और इस बेल्ट में काफ़ी जीएसएस बन गए। तो जो लाइनों की लंबाई थी वो मतलब काफ़ी कम हो गई। कम होने से लाइन फॉल्ट वगैरह भी कम हुए हैं और उसमें सुधार हुआ है। और दूसरा आपने फरमाया है कि लाइनमैन अटेंड नहीं कर पाते हैं या टाइम, तो उसमें भी सेम रीज़न है कि पहले एक लाइनमैन के पास 15-20 गांव हैं तो वो फ़ोन करके या वो कांटेक्ट करते तो भी एक 1 बाय 1 अटेंड कर पाता। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 दिन या 2 दिन लग जाते हैं, तो उसमें डिले होता। लेकिन अब क्या है कि एक तो लाइनें छोटी हो गई, दूसरा क्या है कि पहले रीडिंग अलग आदमी लेता था, कनेक्शन काटने वसूली के लिए अलग व्यक्ति जाते थे और मेंटेनेंस के लिए अलग जाते थे। अब डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों से क्या व्यवस्था कर ली है कि हर 11 के भी लाइन पे एक लाइनमैन को ही पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि मेंटेनेंस रख रखाव भी वही करेगा, रीडिंग भी वही लाएगा, बिल वितरण भी वही करेगा। तो उस तरह से जिम्मेदारी फिक्स हो गई। पहले वो बिल गलत आता तो लाइनमैन हो सकता है कह देता कि भाई रीडिंग लेने वाले ने गलत लिखी, वो तो उसकी जिम्मेदारी है। अब क्योंकि सारी जिम्मेदारी उस फीडर पे उसकी आ गई तो वो एक बाध्य हो गया और उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। लाइनमैन का ये बोझ थोड़ा सा हल्का हो, उसके लिए क्या कुछ योजना है? लाइनमैन के उसके लिए रेगुलर हमारे हर साल 2 साल में भर्तियां होती निकलती हैं। अभी पिछले साल भर पहले भर्ती हुई थी। अभी भर्ती के लिए विभाग को फाइल प्राप्त नहीं हुई, लेकिन विभाग ने प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजे थे। तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा विज्ञप्ति मतलब प्रेस नोट जारी हो चुका था कि 1500 कर्मचारी JN IN और तकनीकी वगैरह भर्ती का किए जाएंगे। तो विभाग से फाइल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव फाइल मिलते ही उसके भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और उदयपुर संभाग के लिए समस्या ये थी कि जब भी भर्ती होती थी तो सीकर, झुंझुनू या अदर साइड से कर्मचारी चयन होके आ जाते थे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का और अवेयरनेस ज़्यादा है। तो वहाँ के लोग बाग परसेंटेज से या तो ज़्यादा सिलेक्शन उधर उस बेल्ट से हो जाते थे। लेकिन वो एक टाइम के बाद पॉलिटिकली जो हमारा प्रजातंत्र सिस्टम है तो उसके मार्फत डिजायर करा के एक के बाद एक स्थानांतरण हो जाते थे और पद रिक्त हो जाते थे, खाली जगह हो जाती थी और समस्या जो की त्यों रहती थी। तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब के भर्ती में विभाग ने गवर्नमेंट से ये परमिशन ले ली है कि ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल जो घोषित है तो ट्राइबल बेल्ट में ट्राइबल क्षेत्र के ही अभ्यर्थी से भर्ती की जाएगी ताकि वो यहीं रुकेंगे। तो अब जो भर्ती होने वाली है वो स्थानीय कर्मचारियों से होने वाली है, तो वो उसमें संभावना फिर ट्रांसफ़र होकर चले जाने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसलिए वो पूर्ति अब हमारे अस्थायी समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। सालवी जी, एक बात और कोविड के दौरान देखने में आई है कि बहुत बार आपके यहाँ से जो बिल जारी किए गए वो अंदाज से तो जारी कर दिए गए, लेकिन बहुत सारे उपभोक्ताओं का ये कहना है, और इनकी संख्या शायद 50% से ज़्यादा हो सकती है, कि हमारे यहाँ मीटर की रीडिंग लेने कोई आया ही नहीं। तो ये बताएं कि जब कोविड-19 के संकट में मीटर की रीडिंग हुई नहीं तो ये एवरेज हो कैसे गया, और क्या आपने तय किया कि मीटर रीडिंग हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लॉकडाउन, कोरोना के दौरान लॉकडाउन में सारे काम स्थगित कर दिए थे कि लॉकडाउन में मूवमेंट और सारा बंद हो गया था। तो उसको देखते हुए विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि भाई रीडिंग अप्रैल मई में रीडिंग नहीं ली जाएगी और उसका एवरेज जो है वो उसमें कंप्यूटर जो अकाउंट में उसका ऑलरेडी कंजम्पशन है। तो दिसंबर 19 से जनवरी फरवरी मार्च 2020 का जो कंजम्पशन था उस पैटर्न पे एवरेज के आधार पे जनरेट किए जाएं। तो लेकिन वो बिल जनरेट हुए लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो उपभोक्ता के पास बिल पहुंचे नहीं, उसको दिखा नहीं, और बाद में जब एक्चुअल रीडिंग ली गई तो 4 महीने बाद ली गई तो वो एक्चुअल रीडिंग बहुत जगह हुई नहीं, ये भी शिकायत है। हाँ, तो वो हम खुद ही कह रहे हैं, वो विभाग ने खुद ने गाइडलाइन जारी करी कि 4 महीने तक तो रीडिंग लेने गए ही नहीं, और जब एक्चुअल रीडिंग लाए तो सारी 4 महीनों की एक साथ एरियर इकट्ठा हो गया। तो उससे फिर वो उपभोक्ता को वो बहुत बड़ा अमाउंट और कंजम्पशन दिखा।
तो ये उसके कारण ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा वो आए हैं, लेकिन उसमें हर एक उपभोक्ता को हम लाइनमैन के थ्रू और जो कार्यालय में आ रहे हैं उसमें मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई वो अपने उसको देखें, और उसका एक्चुअल जो है अगर उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो ऑफिस में आके संपर्क करके उसको सेटिस्फाई कर सकें, और अगर उसके बावजूद भी कहीं मैनुअली मानवता की त्रुटि हुई है तो उसको सुधार हाथों हाथ किया जाता है। यानी ये जो कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात सुनकर ये आश्वस्ति ज़रूर अपने मन में धारण कर लें कि अगर कोई त्रुटि हुई है और कार्यालय तक पहुंचा जाएगा तो ज़रूर सुधरेगी। हाँ बिल्कुल, उसके अलावा भी अगर कहीं उनको संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है या कोई उस सहयोग नहीं कर रहा है तो हमारे अधीक्षण का एक्सियन और अधीक्षण अभियंता से भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं, इवन मुझे भी संभागीय मुख्य अभियंता से भी संपर्क कर सकते हैं। तो उनको संबंधित अकाउंट ऑफिसर और अकाउंटेंट सहायक अभियंता हैं उनको निर्देशित करके उसका समाधान करवाया जा सके। उसके अलावा हमारे सेटलमेंट कमेटियाँ भी होती है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल की, तो उसमें भी सिस्टम है कि विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं कि सही है और लेकिन उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें प्रोसीजर है, आवेदन शुल्क है सहायक अभियंता लेवल पे अमाउंट के हिसाब से है कि 10,000 तक सहायक अभियंता लेवल पे, 20,000 तक एक्शियन और इस तरह से तो अधीक्षण अभियंता। तो उसमें सेटलमेंट कमेटी में आके भी बाकायदा हियरिंग की जाती है उनकी, उसमें पूरी कमेटी बैठती है और उसमें भी सुनवाई करके उनको राहत दी जाती है। इस समस्या समाधान के साथ जुड़ी हुई एक समस्या और है कोविड-19 की, यानी कोई व्यक्ति फिजिकली शायद इन दिनों समस्या सुलझाने के लिए कार्यालय तक न जा सके, तो कोई ऐसी तकनीकी माध्यम या कोई ऐसी तकनीक है, ईमेल या दूसरा कोई ज़रिया जिसके ज़रिए भी उपभोक्ता शिकायत पहुंचा सके? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। इसमें अब तो क्या है, पूरा आईटी का युग आ गया है, तो सारी तकनीक अवेलेबल है। उपभोक्ता व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इवन आजकल जो सीएम पोर्टल पे शिकायत दर्ज कर रहे हैं एक वो भी माध्यम है, तो उसमें भी बाकायदा ईमेल उसमें ईमेल करके कर सकते हैं। उसके अलावा अपलोड उसमें सीएम पोर्टल जो है उसमें भी कर सकते हैं। उसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम है, हर समस्या का बिल संबंधित या लाइट संबंधित और ट्रांसफार्मर जलने संबंधित इस तरह से, तो उनका टाइम पीरियड उसमें सेट है, तो वो अपने आप उस टाइम पीरियड में अगर अधिकारियों ने समस्या का समाधान नहीं किया तो ऊपर के अधिकारियों के पास चली जाती है शिकायत, तो वो अपना आप ही फिर उसकी सुनवाई होती है। सहायक अभियंता ने समय पे अटेंड नहीं किया तो अधीक्षण अभियंता के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, उन्होंने अगर टाइम ध्यान नहीं दिया तो मुख्य अभियंता के पास चली जाएगी, और रेगुलर ये होता रहता है। तो उसके माध्यम से भी सुनवाई बिना कार्यालय में गए उपभोक्ता की ऑटोमेटिक एक बार दर्ज करा दी पोर्टल पे और उसमें सुनवाई होती है। तो इस तरह से सभी तरह की फैसिलिटी है। इसी तरह से आपका पूरा बिल देखना हो, पुराना रिकॉर्ड देखना हो, तो बहुत सारी ऐप विभाग ने डेवलप करी है, तो उसके माध्यम से भी अखबार में और रेगुलर उसमें प्रसारित किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी पूरा अकाउंट उसमें दिख जाता है उपभोक्ता सारी चीज़ें। तो कई सारी फैसिलिटी अब आज के युग में उपलब्ध है और उसका फ़ायदा उपभोक्ता ले सकता है। सालवी जी, थोड़ी सी बात उस उपभोक्ता की जो कि देश का बहुत बड़ा एक तरह से अपना बोझ कंधे पर लेता है, वो है मध्यम वर्गीय इंसान, मध्यम वर्गीय उपभोक्ता जिसका बिल ज़्यादा आ गया है, तो क्या वो उम्मीद करे कि इस बार तो वो जमा करा देगा लेकिन आगे उसको कुछ छूट मिलेगी या आगे कम होकर आएगा? मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा हमारे उपभोक्ता हैं, तो उसमें छूट का जो है वो तो समय समय पे राज्य सरकार द्वारा जो अलग अलग उपभोक्ताओं को जो छूट देते हैं, कृषि में सब्सिडी देते हैं, एक छूट की जगह हम कह सकते हैं सब्सिडी देते हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन में बीपीएल वालों को छूट देते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहता है। बाकी अलग से विभाग का छूट का तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन उनके टाइम पे भर देते हैं तो जो एलपीएस सरचार्ज जो लगता है, पेनाल्टी लगती है, वो नहीं आएगी। और मान लो ड्यू डेट निकल गई और उसके बाद भी अगर भरते हैं तो जैसे बाई मंथली बिल में हमारे 4% एलपीएस लगता है, तो ड्यू डेट निकलने के बाद 18 दिन के अंदर जमा करा देता है,
तो उसमें बिल में क्योंकि शो हो रहा है तो वो पैसा तो वो काउंटर पे पूरा लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर से ऑटोमेटिक ड्यू डेट निकलने के बाद भी अगर 18 दिन के अंदर भरा है तो 2% उसको अगले बिल में छूट मिल जाती है। तो इस तरह के प्रावधान हैं कई सारे, तो वो उसका बेनिफिट मिलता है। इस बार अगर कोई व्यक्ति बिल नहीं जमा करा पाया, उसके पास इतने पैसे नहीं हुए, तो क्या आप अगले बिल में पेनल्टी लगाएंगे? पेनाल्टी का तो जो छूट का जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था वो अप्रैल और मई महीने के लिए 2 महीनों के लिए दिया गया था। उसके बाद 1 महीना जून में बढ़ा दिया था। उसके बाद नियमित रूप से उसमें जो सिस्टम है पहले लगता आ रहा था उस तरह से वो लगता आ रहा है, इसलिए वो तो लगेगा ही, वो तो जमा कराना ही है जी। अब आखिर में चलते चलते बात करते हैं उद्योगों की। उद्योगों की हालत भी बहुत ख़राब है, ख़ासतौर पर कोविड-19 के संकट के चलते, क्योंकि उद्योग चल भी नहीं रहे और उनके बिल भी बहुत बड़े आते हैं। जब किसी उद्योगपति का उद्योग चल ही नहीं रहा और ऐसे में उसका लाखों रुपए का बिल आ जाए, वो क्या करे? आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो इंडस्ट्री का है, अभी पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री में बहुत ही हालत ख़राब है। जो अब 2 साल पहले से अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले साल हमारा 10 से 15% इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कम हो गया था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर से इस साल अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक जो पिछले 4-5 महीनों से जो खपत है हमारी, तो लगभग 28% खपत कम हो चुकी है पिछले साल से, और बिफोर लास्ट ईयर से पिछले साल वैसे ही कम थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 40% से ऊपर इंडस्ट्रियल एरिया में कंजम्पशन में कमी आई है। और उसके अलावा जो रेगुलर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोड कम करने के लिए रेगुलर फाइलें आ रही हैं, सब अपना लोड कम करा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट भी उस तरह से बुरे समय से गुजर रहा है, एक तरह से हम समझ सकते हैं। तो वो जैसे अन्य उपभोक्ताओं को हम रियायत छूट दे रहे हैं, इसी तरह से उनको सहूलियत दे रहे हैं, इसी तरह से इंडस्ट्री में भी वो ध्यान रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में बड़ा अमाउंट होता है तो उसके लिए खुद एक समस्या, 1-2 महीने अगर डिले होता है तो वो क्योंकि लाखों का बिल आता है और उसका LPS भी लाखों में फिर बहुत ज़्यादा बैठता है, तो उनके खुद के लिए परेशानी हो जाती है। इसलिए सभी इंडस्ट्री के उपभोक्ताओं से यही अपील है कि जितना उनसे अधिक से अधिक हो सके वो किस्तों में और समय पे जमा कराएं, तो उनको भी परेशानी नहीं होए। और हमारा भी विभाग का क्या है कि बड़ा अमाउंट होता है तो राजस्व वसूली में एकदम दिखता है, अगर नहीं आता है तो एकदम शॉर्टफॉल हो जाता है, और आ जाता है तो एकदम अच्छा अचीवमेंट दिखता है। तो यानी उद्योग और उद्योगपतियों को कोई छूट नहीं है। हाँ, अलग से विशेष इसके नाम पे वर्तमान में। एनएल सालवी जी, जाते जाते हालांकि ज़्यादातर उपभोक्ता इस वक्त बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से उन्हें क्या कहेंगे? हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से सभी उपभोक्ताओं को मेरी तरफ से तो यही राय और सलाह है कि सबसे पहले तो वो इस कोरोना के पीरियड में अपना जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं उसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखें। जो भी गाइडलाइन है कोरोना के बचाव की, क्योंकि बचाव ही इसका प्रथम उपाय है, तो उसको सेफ्टी को, बचाव को ध्यान में रखते हुए उसमें अपने खुद की सुरक्षा करें। और उसके बाद विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो हमारे हर फीडर पे फीडर इंचार्ज ITI होल्डर लगा रखा है, तो वो अपने उनके क्षेत्र में ही काम करता है, तो उसके मोबाइल नंबर, नाम, पता रखें और उससे सीधा संपर्क करें। छोटी मोटी जो भी समस्या हो तो उसके स्तर की वहाँ समस्या का निदान हो जाता है। उसके बाद अगर उसके स्तर की नहीं है और या ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो कनिष्ठ अभियंता उनके ऊपर होता है। कनिष्ठ अभियंता के नाम, पता, मोबाइल नंबर रखें। विभाग ने कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता सभी को डिपार्टमेंट की सिम प्रोवाइड कर रखी है, और उसमें बाकायदा सिम चार्जेज में पोस्ट के हिसाब से चार्जेस भी डिपार्टमेंट वहन करता है। तो उस दृष्टि को रखते हुए नंबर भी वो लंबे टाइम तक वही रहते हैं। पर्सनल नंबर होते हैं तो आदमी का ट्रांसफ़र होने के बाद वो नंबर खुद लेके चला जाता है। लेकिन चूंकि हमारे कनिष्ठ अभियंता से ऊपर MD तक सभी अधिकारियों के विभाग की सिम है, तो आदमी का ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन वो नए कर्मचारी अधिकारी को सिम हैंड ओवर करता है, तो नंबर लगभग वही रहते हैं। तो सभी के नंबर रखें और उनसे संपर्क करें।
और वो अपनी समस्या का समाधान करावें। उसके अलावा भी अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो अधीक्षण अभियंता और मेरे नंबर भी नोट करके और मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, संपर्क पोर्टल पे डाल सकते हैं। तो जो तकनीक का और मैक्सिमम जो यूज है, जब पैसा जमा कराने के लिए भी ऑनलाइन जमा करावें अलग अलग माध्यम है उससे, तो उससे कोरोना का जो फैलने का डर है वो भी कम रहेगा और फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आपके पास पूरा सबूत रहेगा और सारी सुविधा रहेगी, तो गलतियां होने की भी संभावना कम रहती है। सालवी जी, आज अभियांत्रिकी दिवस भी है, आप खुद एक इंजीनियर हैं, इस मौके पर क्या कहेंगे? धन्यवाद, आप का स्वागत है और आभार प्रोग्राम में आमंत्रित किया उसके लिए। इंजीनियर्स अभियंता दिवस जो हम मना रहे हैं, तो हम खुद भी अभियंता हैं, तो इस पे यही मैं तो संदेश देना चाहूँगा कि अभियंता जो है वो हमारे जो दैनिक जीवन और उसमें जितने भी हैं तो पूरी तरह से तकनीकी पे डिपेंड हो गए हैं आज की तारीख में। लाइट से संबंधित हो, आईटी सेक्टर हो, टेलीफोन और अन्य सुविधाएं हैं, तो पूरा हमारा जीवन ही एक तरह से तकनीक पे डिपेंड हो गया है। आज कहीं भी बैठा हुआ सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो पूरा उस पर डिपेंड हो गए हैं। तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि हमको अधिक से अधिक तकनीक का फ़ायदा लेके आम जन को उसका फ़ायदा उठाते हुए उसमें समय की बचत होती है, अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इवन हमारे बीमारियों वगैरह की भी सारी तकनीक इस तरह की हो गई, कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे आपके कहीं इंटीरियर का काम हो, तो सारी चीज़ें तकनीक पे डिपेंड हो गई है और उसका बहुत अच्छा हमारे को बेनिफिट है। हम घर पे बैठे हुए सारी चीज़ों का उसकी फैसिलिटी मिल जाती है। कोई हमारी बीमारी है तो कहाँ कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किस बीमारी में क्या करना चाहिए, इस तरह की सारी सुविधा हमको तकनीक से मिल जाती है। तो उसका मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए और उसके हमारा जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है उसको हम ऊपर उठा सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। सालवी जी, इंजीनियर्स डे पर दूसरे इंजीनियर्स हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? दूसरे इंजीनियर्स को भी, इंजीनियर्स साथियों को भी मैं यही संदेश दूंगा, क्योंकि हम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और जो अन्य लोग हैं सभी तकनीक के बारे में, हम क्योंकि तकनीक से सीधे जुड़े हुए हैं, अन्य लोगों में उसकी जानकारी हो सकता है इतनी कम हो। आजकल हालांकि न्यू जनरेशन में तो बच्चा स्कूल जाने से पहले ही मोबाइल और तकनीक से जुड़ गया और उससे अवेयर काफ़ी उससे अटैच हो जाता है। लेकिन आमजन होता है वो जो पहले जो इतना सिस्टम नहीं था तो वो उसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो जो हम जिस फील्ड में भी हैं, जहाँ भी हैं, तो जो तकनीक का है लेटेस्ट और आधुनिक जो तकनीक है उसको अधिक से अधिक उसको देखते रहें, उसको ग्रहण करें और उसका उपयोग समाज में, हमारे खुद के घर में, रिश्तेदारों में, समाज में, क्षेत्र में उसका अधिक से अधिक उसका लाभ दिया जा सके और लाभ लिया जा सके। तो उसको मतलब एक तरह से फ़ायदा उठाना है और लोगों को उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अनिल सालवी जी, आपका बहुत बहुत आभार।